हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक हम लोग आरबीएससी की जो विज्ञान की अपनी बुक उसमें से 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चौथा चैप्टर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, और परीक्षा में इससे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त संवर्धन। अपना अध्याय कौन सा है? प्रतिरक्षा एवं रक्त संवर्धन। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने अंक के पूछे जाएंगे? 3 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में। देखिए होता क्या, देखो प्रतिरक्षा क्या होती है। पहले तो प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम रक्त के बारे में बात करेंगे और फिर रक्त समूह के बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। देखिए होता क्या, सबसे पहले हम प्रतिरक्षा से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे शरीर में क्या होता है कि डेली नए नए जीव हमारे शरीर में रोगाणु उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे शरीर में पाई जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? मजबूत होता है। वो इसका क्या करता है? उनका विरोध करता है, उनका विनाश करता है। जितने हमारे शरीर में रोगाणु उत्पन्न होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? उन सभी को क्या कर देता है? वो उनका विनाश कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते। और ये वाली जो प्रोसेस होती है हमारे शरीर में, जो रोगाणु से लड़ने की जो प्रोसेस होती है, उनकी क्रियाएं रोगाणुओं व प्रतिरक्षा तंत्र के मध्य होने वाली क्रियाएं, और इस तंत्र का जो अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कौन सी विज्ञान है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रोगाणु व प्रतिरक्षा के बीच में होने वाली क्रियाओं तथा प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? अपनी प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। देखो जो अपनी प्रतिरक्षा होती है वो 2 प्रकार से हो सकती है। या तो फिर प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जिसे क्या बोलते हैं? स्वाभाविक प्रतिरक्षा। या फिर अपनी क्या हो सकती है? वह प्रतिरक्षा जो हमें हमारे शरीर में जन्म के पश्चात हम लोग क्या करते हैं? उपार्जित करते हैं, उसे शरीर में प्रवेश करवाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अपनी उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में। किसके बारे में? स्वाभाविक प्रतिरक्षा। जो हमारे शरीर में जो रोगाणु के प्रति लड़ने की जो क्रिया होती है वो दो टाइप से होती है। कौन सी? एक तो होती है अपनी स्वाभाविक प्रतिरक्षा, और एक दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है अपनी कौन सी? उपार्जित प्रतिरक्षा। इन दोनों की क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? हमारा शरीर क्या करता है? रोगाणुओं से लड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में। देखिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या है? देखो यह जन्मजात प्रतिरक्षा है। क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा है। जो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। इसका मतलब क्या है कि यह जो प्रतिरक्षा है वो हमें क्या जन्म से ही प्राप्त होती है। कहां से? जन्म से ही प्राप्त होती है। जन्म के बाद तो अगर जो हमारे शरीर में अगर हम और भी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो वो सभी प्रतिरक्षाएं क्या कहलाएंगी? अपनी उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाएंगी। ये क्या अपनी जन्मजात प्रतिरक्षा है। तो इसे सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यह जन्म से प्राप्त होती है। क्या होती है? जन्म से प्राप्त होती है, और इसलिए क्या बोलते हैं? इसको सामान्य प्रतिरक्षा ही बोलते हैं। और इसका एक शब्द और लिया जाता है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। कौन सी? प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा। देखिए इसमें क्या होता है? ये वाली जो प्रतिरक्षा है वो शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी रोगाणुओं के प्रति क्या करती है? ये क्रिया करती है। उनका विनाश के लिए उनसे क्रिया करती है। ये केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के लिए नहीं होती। ये क्या करती है? जितने भी हमारे शरीर में रोगाणु उत्पन्न होते हैं उन सभी से क्या करती है? उनका विनाश करने की क्रिया करती है। क्या करती है? विनाश करने की क्रिया करती है। और इसे भी क्या किया गया है? अलग अलग भागों में इसे भी क्या किया गया है? आगे बांटा गया है। तो देखिए जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है वो क्या होती है? अपनी जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, जन्म से हमें प्राप्त होती है। सामान्य प्रतिरक्षा होती है, और इसको एक शब्द और भी बोलते हैं क्या? प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी से कहा जाता है।
तो देखिए प्राकृतिक प्रतिरक्षा में देखो, जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा में जो हमें जन्म से जो प्राप्त हुए हैं, जो अंग प्राप्त हुए हैं, इस प्रतिरक्षा तंत्र में जो अंग ऐसे अंग हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त हुए हैं और वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोगाणु का क्या करते हैं, विनाश करते हैं। हमारे शरीर का क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सभी अपने जो अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक रक्षा तंत्र को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। देखो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपना इसको लिख देते हैं हम लोग भौतिक अवरोधन। क्या, भौतिक अवरोधन। देखिए भौतिक अवरोधन में क्या होता है, हम यहाँ पे आपको समझते जाएंगे और साथ साथ में लिखाते भी जाएंगे, आप इसको नोट करते रहिए। भौतिक अवरोधन में क्या होता है कि ये हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे नाकों में जैसे बाल होते हैं, नाक में जैसे श्लेष्मा का स्रवण होता है, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में रोगाणुओं को जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये क्या है, अपना भौतिक अवरोधन। क्या है ये, अपना भौतिक अवरोधन है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे त्वचा होगी अपनी, त्वचा भी क्या करती है, त्वचा के जो रोम होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसमें जो रोगाणुओं को या तो फिर क्या करते हैं शरीर से बाहर निकालते हैं, तो वो भी क्या है, प्रतिरक्षा हुई। या फिर क्या करते हैं, जो अपने नासा छिद्र में जो बाल होते हैं, जो श्लेष्मा होता है, वो भी क्या करता है, बाहर से जाने वाले रोगाणुओं को क्या करता है, वो रोकता है, अवरोधन का काम करता है। इसलिए इसमें जो त्वचा अपना नासा छिद्रों में उपस्थित बाल व श्लेष्मा आदि क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो बाहर से जो भी हमारे रोगाणु जाते हैं उनको अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। क्या करते हैं, ये रोकते हैं। अतः ये किसका कार्य करते हैं, हमारे स्वाभाविक प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना जो रासायनिक प्रतिरक्षा होती है। कौन सी, रासायनिक प्रतिरक्षा होती है। देखो जैसे रासायनिक प्रतिरक्षा में आपको नाम दिखाई दे रहा है, वो एक रसायन है। देखो इसमें क्या होते हैं, हमारे शरीर में रसायन होते हैं। क्या होते हैं, रसायन होते हैं, और वही क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को क्या करते हैं, विनाश करते हैं। उनसे क्रिया करके उनका क्या करती है, विनाश करते हैं। जैसे हम लोग बात करें अपने आमाशय या मादा की योनि का अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, ये क्या करते हैं, रोगाणुओं का विनाश करते हैं। जो अम्लीय माध्यम होता है इन दोनों का, जो आमाशय होता है और मादा की योनि में जो अम्लीय माध्यम होता है, वो क्या करता है, रोगाणुओं का विनाश करता है। जैसे त्वचा का अपना तेलीय होना, जो त्वचा का जो ऊपर तेली से नजर आता है, वो भी क्या करता है, रोगाणुओं का विनाश करता है। क्या करता है, रोगाणुओं का विनाश करता है। इसके बाद में जैसे अपने शरीर के जो विभिन्न तरल पदार्थ निकलते हैं, वो भी क्या करते हैं, रोगाणुओं का विनाश करते हैं। जैसे अपने अश्रु हो गए, पसीना हो गया अपना, क्या, अश्रु, पसीना, ये सभी क्या करते हैं, रोगाणुओं का विनाश करते हैं। शरीर में रोगाणु अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, उनका अवरोध करते हैं। तो वो क्या है, रासायनिक प्रतिरक्षा है। तीसरा है अपना कोशिकीय अवरोधन। कौन सा, कोशिका अवरोधन। देखिए कोशिका अवरोधन में क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे न्यूट्रोफिल कोशिकाएं थी अपनी, क्या, जो न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं थी वो थी अपनी, जैसे साइटोटॉक्सिन कोशिकाएं थी, और जो अपनी मोनोसाइट्स थी, वो सभी क्या करती है, मारक कोशिकाओं का कार्य करती है। जिसका मारक कोशिकाओं का कार्य करती है, इसका मतलब क्या है, वह शरीर के रोगाणुओं को क्या करती है, उनका विनाश करती है। जैसे अपनी होगी कौन सी, मोनोसाइट्स होगी। जो मोनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, मोनोसाइट्स कोशिकाओं के बारे में बात करें, जैसे न्यूट्रोफिल्स होगी, न्यूट्रोफिल्स आदि क्या करती हैं, आदि यह मारक कोशिका में बदल जाती है, मारक कोशिका की तरह कार्य करती है। किसकी तरह, मारक कोशिका की तरह कार्य करती है। तो मारक कोशिकाएं क्या करती हैं, शरीर में आने वाले रोगाणुओं को क्या करते हैं, उनका विनाश करती हैं, और शरीर को रोगग्रस्त होने से क्या करती हैं, बचाती हैं। इसका मतलब क्या है, यह भी क्या है, एक प्रतिरक्षा तंत्र का क्या है, भाग है। क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है। जैसे हम लोग बात करें इसके अलावा
जैसे हमारे शरीर में जैसे जवर होती है, हमें बुखार जो होती है वो भी क्या करती है, रोगाणुनाशक होती है, वो भी प्रतिरक्षा का काम करती है। क्या, जो हमारे शरीर में जो जवर होती है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, फीवर बोलते हैं, बुखार बोलते हैं जिसे, तो वो भी क्या करती है, जब किसी को बुखार या फिर फीवर आती है तो उसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। वो क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। जैसे हमारे पास जबर होगी, बुखार, जो सूजन आती है, अपने सूजन आती है, वो भी क्या करती है, वो भी किसका कार्य करती है, वो भी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। तो ये सभी जो भाग है अपने, वो क्या है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा है। क्या है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा है। और स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या है, वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। क्या, वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इन सभी क्रियाओं के द्वारा यह क्या करता है, इन सभी क्रियाओं के द्वारा यह क्या करता है, हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं उनका विनाश करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो बात हो जाती है कौन सी, अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के बारे में, स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। किसके बारे में, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। तो सभी लोग उसको उतार लीजिए, एक बार उतार लीजिए अपने नोटबुक में अच्छे से। उतारिए सभी। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। किसके बारे में, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। ये प्रतिरक्षा की क्रियाएं होती हैं। क्या, प्रतिरक्षा की क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिरक्षा की क्रियाएं, कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से क्रिया करता है। तो अपनी कौन सी, अभी अपनी है उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए, उपार्जित का मतलब क्या होता है, यह हमारे शरीर में क्या करती है, यह अनुकूलन, अनुकूलन या विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। क्या, अनुकूलन या विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा क्रिया है। इसके आगे आप लिख लीजिए उपार्जित प्रतिरक्षा क्रिया। क्या अपना टॉपिक, उपार्जित प्रतिरक्षा क्रिया। तो यह अनुकूलन या विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा इसे कहा गया है। देखो इसमें क्या है, विशिष्ट प्रकार का के नाम क्यों लिया गया है, इसमें क्या होता है, जो उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो क्या करती है कि एक विशिष्ट रोगाणु के प्रति यह क्रिया करती है अपनी। क्या, एक जो विशिष्ट रोगाणु के प्रति ही क्रिया करती है। जैसे हम लोग बात करें, हमारे शरीर में जैसे कैंसर हो जाता है, तो कैंसर के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग बाहर से दवाइयां लेते हैं। तो वह क्या करती है, केवल और केवल जो कैंसर के जो रोगाणु है उन्हीं का तो क्या उपाय करती है, वो उन्हीं से तो क्रिया करती है। वो ये थोड़ा है कैंसर की ली हमने और जो पेट दर्द की दवाई काम कर रही है, नहीं। तो ऐसी क्या कहलाती है, ऐसी जो प्रतिरक्षा क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है, अपनी उपार्जित प्रतिरक्षा क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्रिया कहलाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक, क्या, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक, पोषक कौन हो गया अपने, जो प्रतिरक्षा जो करते हैं, क्या, जो प्रतिरक्षा करते हैं, एक पोषक या होस्ट क्या करता है, केवल एक ही रोगाणु या सूक्ष्म जीवों का क्या करता है, वो उनसे क्रिया करता है। पोषक केवल एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों या रोगाणुओं से क्रिया करता है, या क्या करता है, रोगाणुओं से क्रिया करता है, रोगाणुओं से क्रिया करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अपना उपार्जित प्रतिरक्षा क्रिया। क्या कहा जाता है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्रिया कहा जाता है। और इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। क्या, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में क्या होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। क्या होता है, प्रतिरक्षियों का
निर्माण होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। देखो दो शब्द हमारे काम में आएंगे, एक तो आएगा प्रतिजन और एक आएगा अपना प्रतिरक्षी। क्या? प्रतिजन और प्रतिरक्षी। इसमें देखिए अंतर देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखो प्रतिजन क्या होते हैं? प्रतिजन जो रोगाणु होते हैं ना, जो रोगाणु या फिर जीव जो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने प्रतिजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिजन कहलाते हैं। और प्रतिरक्षी क्या है? ये वे पदार्थ होते हैं, ये या फिर ये वे संरचनाएं होती हैं जो क्या करती है? इन प्रतिजनों का क्या करती है? वो विनाश करती है, उनको नष्ट करती है शरीर में। तो वो क्या कहलाती है? प्रतिरक्षी कहलाती है। इसमें देखना एक वर्ड आ रहा है इसमें, रक्षा। रक्षा इसका मतलब क्या है? वो रक्षा करने वाले। रक्षा कब होगी? जब हम रोगाणुओं का क्या कर देंगे? विनाश कर देंगे, तो शरीर की क्या हो जाएगी? उससे रक्षा हो जाएगी। तो ये अंतर इन दोनों के बीच में, प्रतिजन में और प्रतिरक्षा। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए ये क्या करते हैं, जो ये वाले जो प्रतिरक्षा में जो प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है वो क्या करता है? वो क्या करते हैं? जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी में क्या होती है? क्रियाएं होती हैं। क्या होती है? इनके बीच में क्रिया होती है। तथा यह प्रतिरक्षी जो अभी प्रतिरक्षी जो बना है, तथा यह प्रतिरक्षी किससे क्रिया करता है? यह प्रतिरक्षी प्रतिजन से क्रिया करता है। क्या करता है? प्रतिजन से क्रिया करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा से क्रिया करता है। और जैसे ही यह प्रतिरक्षा से क्रिया करता है, जो प्रतिरक्षी जो प्रतिजन से क्रिया करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? अपना कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। करता है तो इससे कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। और वही क्या करती है? हमारे शरीर में क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो ये बात होती है उपार्जित प्रतिरक्षा क्रिया के बारे में। अब ये उपार्जित प्रतिरक्षा भी है, वो भी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। कौन सी? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा की। तो लिख लीजिए एक बार इसको। अब इसके बारे में इसके बाद हम बात करेंगे इसके दो भागों के बारे में। कौन सी? उपार्जित के दो भाग हुए, कौन से? सक्रिय एक तो और एक निष्क्रिय। अब हम बात करेंगे सक्रिय कौन से होते हैं और निष्क्रिय कौन से होते हैं। लिख लीजिए एक बार सभी लोग इसको। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? उपार्जित प्रतिरक्षा के जो दो भाग बताए मैंने, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और एक क्या होता है मैंने? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बताया? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो लिख लीजिए सबसे पहले आप सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा ये किसके भाग हैं? ये वाले जो भाग है वो किसके भाग है? उपार्जित प्रतिरक्षा के भाग है। सक्रिय प्रतिरक्षा देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर में प्रतिजन के प्रति स्वयं ही प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। क्या? ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर में प्रतिजन के प्रति स्वयं ही प्रतिरक्षियों का क्या होता है? निर्माण होता है। निर्माण होता है, वो क्या कहलाता अपना? वह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा
कहलाती है। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई बाहर से कोई भी प्रतिरक्षी हमारे को देने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करेंगे, जैसे ही शरीर में क्या गए, उस प्रतिजन गए, रोगाणु गए, और वो क्या करता है, शरीर अपने आप ही उनसे क्या लड़ने के लिए क्या बना लेता है, प्रतिरक्षी समूह बना लेता है और उसका क्या कर देता है, विनाश कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। और दूसरा कौन सा भाग अपना, वो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, देखो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जो प्रतिजन होते हैं उनका प्रतिरक्षा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से प्रतिरक्षी क्या देने पड़ते हैं। हमें क्या होता है, बाहर से प्रतिरक्षी देने पड़ते हैं और उसको क्या बोलते हैं, हमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें क्या हुआ, किसी प्रतिजन के प्रति, किसी प्रतिजन के प्रति शरीर के बाहर से एक विशिष्ट, क्योंकि प्रतिजन के लिए एक विशिष्ट जो अपनी क्या आएगी, देखो अपनी जो उपाधि प्रतिरक्षा क्या है, वो एक जो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या है, इसमें एक प्रतिजन के प्रति एक विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र होता है। क्या, एक विशिष्ट प्रतिजन के लिए एक विशिष्ट प्रतिरक्षी होता है। इसमें क्या हुआ, किसी प्रतिजन के प्रति शरीर के बाहर से एक विशिष्ट, बाहर से एक विशिष्ट प्रतिरक्षी का क्या किया जाता है, इसमें प्रतिरक्षी का क्या किया जाता है, इसमें प्रतिरक्षी का क्या करवाया जाता है, उसका प्रविष्ट करवाया जाता है, प्रतिरक्षी को प्रविष्ट करवाया जाता है। क्या कहलाता है अपना, ऐसा प्रतिरक्षा क्या कहलाता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हमारे शरीर में क्या हुआ, जैसे चोट लग गई, किसी लोहे की चीज से चोट लगी, तो उसमें क्या हो जाता है, टिटनेस का टीका लगवाते हैं ना, जो टिटनेस का टीका लगवाते हैं, तो वो क्या है, वो टिटनेस का टीका क्या है, एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है। जो अपने टिटनेस के टीके से क्या हुआ, उसमें जो प्रतिजन हमारे शरीर में उत्पन्न हुए, उनका जो विनाश करने के लिए हम क्या करते हैं, एक विशिष्ट, तो विशिष्ट के लिए क्या हुआ, उसके लिए क्या करते हैं, टिटनेस का टीका लगवाते हैं। तो वो क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जैसे टिटनेस का टीका, तो ये सभी क्या है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। तो ये बात होती है किसकी, सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, एक बार फिर देख लीजिए। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें क्या हो, प्रतिजन के प्रति शरीर में अपने आप ही प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, शरीर में अपने आप ही प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है और वो वहां क्या हो जाता है, उन प्रतिरक्षियों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो ऐसा प्रतिरक्षा क्या कहलाता है, सक्रिय प्रतिरक्षा। इसमें क्या अपने जो शरीर में ही प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है और वह क्या कहलाता है, सक्रिय प्रतिरक्षा। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्रतिजन हमारे शरीर में बनती हैं, जो रोगाणु हमारे शरीर में बनते हैं, उनके विनाश के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से कोई प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, बाहर से कोई प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराना पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जैसे हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, उसके प्रति हम क्या करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो वो सभी क्या है, वो सभी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का ही उदाहरण है। और जो टीके में जो हमारी जो भी दवाइयां हम काम में लेते हैं, तो वो क्या है कि विशिष्ट प्रकार का क्या है कि विशिष्ट प्रकार का क्या है कि प्रतिरक्षी समूह है, जो क्या करता है, अंदर जाके उस वाले जो क्या होता है, उसका जो प्रतिजन है उससे क्रिया करके उसको क्या कर देता है, वो विनाश कर देता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, ये होती है बात प्रतिरक्षा के बारे में। अब हम बात करेंगे कि प्रतिजन क्या होते हैं और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो एक बार इन सभी को आप लोग उतार दीजिए अपनी नोटबुक में, उतार लिया सभी ने। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रतिजन के बारे में। देखिए प्रतिजन क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, प्रतिजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो
प्रतिजन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। देखिए प्रतिरक्षा के बारे में, प्रतिजन क्या है, देखो इनके बारे में लिखते जाइए आप लोग। साधारण रूप से ये बाह्य जीवाणु या सूक्ष्म जीव या रोगाणु होते हैं। क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं। इनका भार लगभग 6000 डाल्टन या इससे अधिक हो सकता है या इससे ज्यादा होता है। क्या है? देखो जो हमारे प्रतिजन होते हैं वो क्या होते हैं, वे विशेष प्रकार के रोगाणु होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिजन का दूसरा नाम ही क्या है? रोगाणु है, जो हमारे शरीर में कहां से, बाहर से आ सकते हैं या फिर हमारे शरीर के अंदर ही उत्पन्न हो सकते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने प्रतिजन कहलाते हैं। और इनका भार लगभग कितना होता है? 6000 डाल्टन के बराबर में क्या होता है? भार होता है। और ये विभिन्न रासायनिक संगठनों में से बने होते हैं। इनका जो रासायनिक संगठन हो सकता है वो विभिन्न प्रकार से हो सकता है। देखिए इनका विभिन्न रासायनिक संगठन जैसे हम लोग बात करें कौन कौन से, जैसे हो गया प्रोटीन से बने हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड से हो सकते हैं, इससे पॉलीपेप्टाइड से हो सकते हैं, या फिर किससे हो सकते हैं, या न्यूक्लिक अम्ल से बने हो सकते हैं। इससे न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। वो कौन से? अपने जो प्रतिजन हो किससे बने सकते हैं, उनका जो रासायनिक संगठन होता है वो कौन सा हो सकता है? उसमें प्रोटीन हो सकते हैं उनकी संरचना में, पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा भी क्या बन सकते हैं, अपने प्रतिजन बनते हैं। और कभी कभी क्या होता है, शरीर की कोशिकाएं क्या बन जाती हैं, प्रतिजन की तरह कार्य करने लग जाती है। जैसे हम बात करें जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो एज ए किसकी तरह कार्य करती हैं, किसकी तरह कार्य करती है, अपने प्रतिजन की कार्य करती हैं। जैसे हम लोग बात करें जो अपनी विषाणु संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, कभी कभी शरीर की कोशिकाएं भी प्रतिजन की तरह कार्य करती हैं, प्रतिजन की तरह भी कार्य करती हैं। जैसे कोई अपनी जैसे संक्रमित कोशिकाएं हो गई, कोई भी जैसे संक्रमित कोशिका हो गई, या फिर कोई रोग है जैसे अपने कैंसर की कोशिकाएं, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में किसकी तरह कार्य करती हैं, प्रतिजन की तरह ही कार्य करने लग जाती है। क्या करने लग जाते हैं, प्रतिजन की तरह ही कार्य करने लग जाती हैं। अब हम देखो डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो जैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है, प्रतिजन शरीर के अंदर जाता है। क्या होता है, जैसे ही प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और वह क्या करता है, उसमें सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है, उसके स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा क्रिया होती है वो उसे सबसे पहले क्रिया करती है। क्या, प्रतिजन जैसे शरीर के अंदर गया, स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्रिया होने लगी उस पर। अगर उससे भी उसका विनाश नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यह जो प्रतिजन होता है वह बी लसिका कोशिकाओं को, कौन सी, बी लसिका कोशिकाओं को, बी लिम्फोसाइट्स जो होती है अपनी, कौन सी होती हैं, जो अपनी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, कौन सी होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, उनसे क्या करता है, क्रिया करता है और उसको किस में बदल देता है, उसको किस में बदलता है, और उसको बदलता है अपने प्रतिरक्षी में बदलता है। क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स से क्रिया करता है, बी लिम्फोसाइट्स को किस में बदलता है, बी लिम्फोसाइट्स को लसिका कोशिका में बदल देता है। जो ये अपना प्रतिजन है वो क्या करेगा, सबसे पहले शरीर के अंदर जाएगा,
तो शरीर के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र है वो उससे क्रिया करेगा। अगर उससे भी उसका जब विनाश नहीं हो रहा तो आगे क्या करता है, वह क्रिया करता है किससे, वह क्रिया करता है उसके बाद में अपने जो अपनी बी लसिका कोशिकाएं होती हैं, जो अपनी एंटीजन निर्धारक कोशिकाएं होती हैं, उनसे क्रिया करता है और उससे शरीर में क्या करता है, वो लसिका कोशिकाओं में बदल देता है उनसे। और जो लसिका कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, अब प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। क्या प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं, और ये जो प्रतिरक्षियों का जो निर्माण होता है उनसे कौन क्रिया करता है, अपना ये प्रतिजन क्रिया करता है। और जब प्रतिरक्षी और प्रतिजन क्रिया करेंगे तो वो क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं अपने उसका विनाश कर देते हैं, प्रतिजन का विनाश कर देते हैं, रोगाणुओं क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, देखो जो प्रतिजन होता है उसकी जो प्रतिरक्षी से क्रिया करने का जो स्थान होता है वो एक प्रॉपर अंश से क्या करता है, क्रिया करता है। ये नहीं है कि जो अपना प्रतिजन है उसका जो संपूर्ण संरचना है वो प्रतिरक्षी से क्रिया करेगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। उनमें क्या होता है, प्रतिजन का कुछ अंश ही क्या करता है, अपने प्रतिरक्षा से क्रिया करता है। जो अपना प्रतिरक्षी होता है, जैसे हम बात करें, जैसे मेरे पास ये वाला कोई, जैसे ये कोई मेरे पास क्या है, प्रतिजन है, ये क्या है, प्रतिजन है, तो इस प्रतिजन का कुछ भाग ही, कुछ अंश ही क्या करेगा, प्रतिरक्षी के साथ में क्या करेगा, क्रिया करेगा। जैसे ये वाला भाग क्या करता है, इससे क्रिया करता है। इसका मतलब क्या है, संपूर्ण प्रतिजन जो है वो प्रतिरक्षी से जुड़ता नहीं है, क्रिया नहीं करते यार, उसका कुछ भाग ही क्या करता है, उससे प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। और उस कुछ भाग को क्या कहा जाता है, एंटीजनी निर्धारक भाग कहा जाता है। क्या एंटीजनी निर्धारक भाग कहा जाता है, एंटीजनी निर्धारक भाग होता है वो। कौन सा भाग, वह एंटीजन का वह भाग, वह अंश जो किससे क्रिया करता है, अपने प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, वह भाग क्या कहलाता है, एंटीजनी निर्धारक भाग कहलाता है। कौन सा, एंटीजनी निर्धारक भाग कहलाता है। और तथा आप सबको पता है कि जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन से भी बने होते हैं, प्रोटीन से भी बने होते हैं। और प्रत्येक प्रोटीन में हम बात करें जैसे 6 से 8 एमिनो अम्ल क्या करते हैं, उनमें जो अपना एंटीजनी निर्धारक का काम करते हैं। कितने, 6 से 8 जो अपने एमिनो अम्ल होते हैं वो किसका कार्य करते हैं, एंटीजनी निर्धारक का कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रतिजन में जो एमिनो अम्ल होते हैं उनमें से क्या कुछ से जो 6 से 8, 6 या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रतिरक्षी से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उससे जुड़ते हैं। और एक संपूर्ण प्रतिजन के बारे में हम लोग बात करें, प्रतिजन की संपूर्ण स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसमें लगभग 100 हमारे पास ऐसे भाग होते हैं जो किससे जुड़ सकते हैं, प्रतिरक्षी से जुड़ सकते हैं। किससे जुड़ सकते हैं, प्रतिरक्षी से जुड़ सकते हैं। तो ये बात होती है किसके बारे में, प्रतिजन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिजन है उसमें जो प्रतिरक्षी, जो विशिष्ट अपना प्रतिरक्षी बनता है, प्रतिजन के अंदर होने के बाद में जो शरीर के अंदर जो विशिष्ट प्रतिरक्षी बनता है वो किस तरीके से क्रिया करता है इस पर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार इनको उतार लीजिए, फिर हम उसको अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं। उतार लीजिए सभी लोग इसको। उतार लिया सभी ने, वेरी गुड। तो देखिए इसकी क्रिया विधि क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी आते हैं और उसके प्रति जो विशिष्ट प्रतिरक्षा, जो अपने प्रतिजन आते हैं और उसके प्रति जो विशिष्ट प्रतिरक्षी अपने किस तरीके से क्रिया करते हैं उसके बारे में हम बहुत बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही हमारे शरीर में प्रतिजन जाएगा तो प्रतिरक्षी क्या करेगा, उसमें से सिलेक्ट करेगा कि कौन सा बाह्य प्रतिरक्षी है और कौन सा अंतर प्रतिरक्षी। तो क्या करेगा, सबसे पहले प्रतिरक्षी अंतर प्रतिजन व बाह्य प्रतिजन की पहचान करता है। अंतर प्रतिजन व बाह्य प्रतिजन की क्या करता है, उनकी पहचान करता है, प्रतिजन की पहचान करता है। सबसे पहले जैसे ही प्रतिजन हमारे शरीर में आते हैं या फिर शरीर के अंदर प्रतिजन का निर्माण होता है तो सबसे पहले जो प्रतिरक्षी तंत्र उसका क्या कार्य है, वह उनकी पहचान करेगा। या तो फिर जो प्रतिजन आया वो बाहर से आया है, बाहर का रोगाणु है, या फिर हमारे शरीर के अंदर ही क्या रोगाणु का निर्माण हुआ, ये बात होती है। उसके बाद में क्या होता है, जो बाह्य प्रतिजन होते हैं,
जो बाह्य प्रतिजन होते हैं वो क्या करते हैं, बी लसिका कोशिकाओं से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। बी लसिका कोशिका से क्रिया कर किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करते हैं। जो अपने बाह्य जो प्रतिजन होते हैं वो क्या करते हैं, बी लसिका कोशिकाओं से क्रिया करते हैं तथा किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा कोशिका निर्माण करते हैं। और जो ये प्लाज्मा कोशिका होती है वही क्या करती है, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। क्या करती है, अब जो ये है इन्होंने क्या किया, प्रतिजन आए, प्रतिजन ने क्रिया की किससे, बी लसिका कोशिका से, और उन्होंने क्या बनाया, प्लाज्मा कोशिका बनाया। और जो प्लाज्मा कोशिका होती है वही क्या करती है, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्लाज्मा कोशिका के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण। इतनी बात हो जाती है कि शरीर में कौन आया, अपना प्लाज्मा कोशिका के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया। अब क्या होता है, जो अपना विशिष्ट प्रतिरक्षी होता है वो किससे क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। किससे करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। कौन, अपना जो अपना विशिष्ट प्रतिरक्षी जो बना है अभी, वो किससे क्रिया करेगा, प्रतिजन से क्रिया करेगा। तो अब क्या होता है, जो चौथा भाग होता है उसमें क्रिया क्या होगी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में क्या होगी, क्रिया होगी। प्रतिजन प्रतिरक्षा अभिक्रिया होगी तथा साथ में क्या हो जाएगा, और साथ में ही क्या हो जाएगा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा भी क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा सक्रिय हो, प्रतिरक्षा सक्रिय होकर किसका विनाश करती है, प्रतिजन का विनाश करती है। लिख लिया। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, आप इसको नोट मत करना, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, प्रतिजन हमारे शरीर में आएगा। देखो भाई, प्रतिजन अपने शरीर में आया तो प्रतिरक्षी क्या करेगा, देखो इसके प्रति जैसे ही हमारे शरीर में रोगाणु उत्पन्न हुए तो प्रतिरक्षी क्या करेगा, प्रतिरक्षी पहले तो पता लगाएगा कि ये जो अपना प्रतिजन आया है, ये रोगाणु आया है, या तो फिर ये बाहर से आया है कि शरीर के अंदर ही पैदा हुआ है। क्या करता है, ये प्रतिरक्षी पता लगाता है पहले, या तो फिर बाहर से आया है कि फिर अंदर का ही है। अगर बाहर से आया है तो सबसे पहले क्या होगा, जो बाहर का जो प्रतिजन आता है वो क्या करता है, बी लसिका कोशिकाओं से क्रिया करता है। क्या करता है, बी लसिका कोशिकाओं से क्रिया करके इन बी लसिका कोशिकाओं को किस में बदल देता है, प्लाज्मा कोशिका में बदल देता है। क्या हुआ, बाहर का जो प्रतिजन आया वो क्रिया करेगा किससे, बी लसिका से, और इस बी लसिका को किस में बदल देगा, प्लाज्मा कोशिका में। इसमें प्लाज्मा कोशिका में बदल देगा, और यह प्लाज्मा कोशिका क्या करेगी, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी। भाई इसका प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी। अब यह प्रतिरक्षी क्या करेगा, अब यह प्रतिरक्षी किसके साथ में क्रिया करेगा, अपने प्रतिजन के साथ में क्रिया करेगा। जैसे यह प्रतिजन के साथ में क्रिया करता है और शरीर में क्या हो जाता है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा भी क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाती है, और ये दोनों मिलकर इस प्रतिजन का क्या कर देती है, विनाश कर देती है। तो ये बात होती है किसके बारे में, प्रतिजन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रतिरक्षा के बारे में, तो नोट कर लीजिए इसको सभी लोग, नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रतिरक्षी के बारे में। देखिए पहले हम बात करेंगे प्रतिरक्षी के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में, कि प्रतिरक्षी की संरचना क्या होती है, उसके बारे में हमें बात करेंगे। देखो प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षी वे हमारे शरीर में पदार्थ होते हैं, वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, वो हमारे प्रतिजन का विनाश करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिजन का विनाश करते हैं। क्या अपना प्रतिरक्षी, ये क्या करते हैं, पहले दिन का कार्य क्या होता है, प्रतिजन का विनाश करना। इसे क्या कहा जाता है, इसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है।
और इसे संक्षिप्त में क्या बोला जाता है, आईजी। क्या कहा जाता है, आईजी कहा जाता है। और यह किससे बना है, और यह है प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका से गामा इम्यूनोग्लोबिन से बना होता है, इम्यूनोग्लोबिन से बना होता है। क्या होते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबिन से बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, मानव में जो उसमें जो मानव के अंदर जो तरल पदार्थ है, जैसे रक्त हो गया, जो अपनी लसिका होगी, उसमें मिलकर क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, ये प्रतिजन को पहचान कर उससे क्रिया करते हैं और उससे क्या करते हैं, उसके विनाश करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरक्षी का कार्य क्या होता है, यह प्रतिजन को पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं और उससे क्रिया करके क्या करते हैं, उसका विनाश करते हैं। और प्रतिरक्षी का वह भाग, क्या, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है, वह क्या कहलाता है, वह भाग पेराटोप कहलाता है। पेराटोप कौन सा, वह भाग जो प्रतिरक्षी का वह भाग जो किससे जुड़ता है, प्रतिजन से जुड़ता है, और उसे क्या बोलते हैं, पेराटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेराटोप। क्या कहा जाता है, पेराटोप कहा जाता है। तो ये बात होती है कुछ प्रतिरक्षी की। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। तो मैं वहां पे डायग्राम बनाऊंगा पहले, फिर उसको हम देखेंगे इसकी प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे एक अच्छा सा सुंदर सा, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो बात करते हैं प्रतिरक्षी संरचना के बारे में। देखिए, जो प्रतिरक्षी की संरचना होती है वो किसके, अपने अंग्रेजी के वाई के समान आकार की होती है। इसकी अंग्रेजी का जो वाई होता है उसके समान आकार की होती है। देखो ये वाली संरचना, जो प्रतिरक्षी की संरचना होती है 4 इकाइयों से मिलकर बनी होती है। कितनी, 4 इकाइयों से मिलकर होती है। इनमें क्या होता है, ये कितने, 4 इकाइयों से मिलकर बनी होती है, 4 इकाई से मिलकर बनी होती है। इनमें से 2 इकाई क्या होती है, बड़ी व भारी होती है। 2 इकाई लंबी व भारी होती हैं, जिन्हें H से दर्शाया जाता है। इनको H से दर्शाया जाता है। तथा 2 इकाई क्या करती हैं, 2 इकाई छोटी व क्या होती है, हल्की होती है। छोटी व हल्की होती है, इन्हें L के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, L के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, एक बड़ी व एक छोटी, एक बड़ी व एक छोटी दोनों संरचनाएं मिलकर जो अपना प्रतिरक्षी है उसके अर्धांश का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, आपस में संयोजित होकर जो अपना प्रतिरक्षी है उसका अर्धांश का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या है, ये वाली छोटी है जिसको L से बोला गया है, और ये वाली बड़ी है इसको H से दर्शाया गया है, और ये दोनों आपस में मिलकर किसका क्या करती है, ये इसके जो प्रतिरक्षी है उसकी संरचना का अर्धांश का निर्माण करती है। तथा ये क्या होती है, जो अपने हमने जो ये श्रृंखलाएं बताई है वो क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं, यह छोटी व बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। देखिए होता क्या है, जो बड़ी जो हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसमें लगभग कितने 440 एमिनो अम्ल होते हैं। कितने 440 एमिनो अम्ल होते हैं इसमें जो बड़ी वाली जो संरचना होती है इसमें कितने 440 एमिनो अम्ल होते हैं, और जो छोटी होती है उसमें कितने होते हैं, लगभग 220 एमिनो अम्ल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। किसमें, जो छोटी वाली संरचना है वो किसमें 220 एमिनो अम्ल होते हैं। तथा ये दोनों अर्धांश, ये वाला अर्धांश और ये वाला अर्धांश दोनों किसके द्वारा संयोजित रहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा क्या होते हैं, ये संयोजित रहते हैं।
किसके द्वारा संयोजित रहते हैं, ये सॉरी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या रहते हैं, यहाँ पे क्या सल्फर है तो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, ये संयोजित होते हैं। ये वाला अर्धांश भाग, ये वाला अर्धांश भाग दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण कर रहे हैं। और ये दोनों आपस में किससे संयोजित रहते हैं, वो रहता अपना डाई सल्फर बंध के द्वारा क्या रहते हैं, ये एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। उसके बाद हम बात करें जो अर्धांश होता है, इसमें जो हेवी श्रृंखला है अपनी, जो भारी संरचना है अपनी, और जो अपनी हल्की जो रचना है वो क्या करते हैं, दोनों आपस में किसके द्वारा, वह भी आपस में डाई सल्फर बंध के द्वारा क्या रहती हैं, संयोजित रहती हैं। क्या करती हैं, डाई सल्फर बंध के द्वारा ये क्या रहती है, संयोजित रहती है। अब इसमें प्रत्येक अर्धांश में जो इसकी जो संरचना होती है, प्रत्येक अर्धांश में जो संरचना होती है उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, एक तो कौन सा अचल भाग है और एक अपना क्या है, स्थिर भाग है। कौन सा, एक तो अपना क्या है, स्थिर भाग है और दूसरा कौन सा अपना अस्थिर भाग या अचल भाग है। देखो क्या है, अस्थिर भाग है जो क्या है, ये जो अस्थिर भाग है वो क्या करता है, प्रतिजन के लिए किरीय स्तर का कार्य करता है। क्या, प्रतिजन के लिए किरीय स्तर का कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, प्रतिजन आएगा और यहाँ पे इससे क्या करेगा, क्रिया करेगा, इस स्थान से क्रिया करेगा। जो प्रतिरक्षी का स्थान जो प्रतिजन से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है अपना, मैंने आपको बताया था पेराटोप कहलाता है। तो ये वाला भाग क्या अपना पेराटोप है। और संरचना में जो NH2 समूह होता है और उसकी तरफ क्या होता है अपना अस्थिर भाग होता है। क्या होता है, अस्थिर भाग होता है। उसके बाद जो नीचे वाला जो स्थिर भाग होता है वो क्या करता है, कोई क्रिया नहीं करता है, वो क्या करता है, केवल और केवल स्थिर रहता है। तथा है जो प्रतिरक्षी होता है उसकी नीचे की संरचना में जो COOH ग्रुप है इसके साथ में क्या होता है, जुड़ा रहता है। जो अपना COOH समूह है इसके साथ में क्या रहता है, जुड़ा रहता है। और ये जो बड़ी वाली इसकी संरचना है वह किससे जुड़ी होती है, वो कार्बोहाइड्रेटों से जुड़ी होती है। कौन सी, ये बड़ी वाली जो संरचना है जिसको हमने H कहा है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, कार्बोहाइड्रेटों के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। क्या होती है, कार्बोहाइड्रेटों के द्वारा जुड़ी होती है। और जो अपना अस्थिर भाग होता है, कौन सा, जो ये ऊपर वाला जो अस्थिर भाग है उसको किससे बोलते हैं, FAB के द्वारा क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किस रूप में लिखते हैं, FAB में लिखते हैं। और जो अपना ये जो अपना अस्थिर भाग है इसको FAB के रूप में, और जो अपना ये वाला जो स्थिर भाग है इसको किसके रूप में लिखते हैं, FC के रूप में इसको लिखा जाता है। किसके रूप में, FC के रूप में लिखा जाता है। और लगभग सभी प्रकार की जो प्रतिरक्षी होती है उनकी संरचना क्या होती है, वाही के आकार की होती है। इसके वाही के आकार की होती है। और इसमें जो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे वाही की जो आकृति बनती है जहां से ये बन रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको कब्जा या फिर हिंज कहा जाता है। जो ये वाले जो स्थान है यहाँ का उसको क्या बोला जाता है, कब्जा या हिंज कहा जाता है। क्या, कब्जा या हिंज कहा जाता है, जहां से दोनों शाखाएं क्या निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। तो ये बात होती है किसकी, जो प्रतिरक्षी होती है उसकी संरचना के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उसमें देखेंगे प्रतिरक्षियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक बार इसका आप क्या बनाएंगे, ये चित्र बनाएंगे और उसके बारे में कुछ जानकारी लिखेंगे आप, ठीक है, नोट कीजिए इसको सभी लोग। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में। तो चलिए अभी लोग एक संरचना बनाते, एक इंडेक्स बनाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कौन सी प्रतिरक्षी और कौन सा काम करती है। तो अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षियों के प्रकार। देखिए प्रतिरक्षियों में पाई जाने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन से है, पहला जो क्रम संख्या बता दी, प्रतिरक्षी का प्रकार मैंने बता दिया, और प्रतिरक्षा में उपस्थित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को क्या कहा जाता है उसके बारे में देखो। पहली अपनी IgG, क्या IgG, इसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो क्या है, टो है, जो क्या है, गामा है, सॉरी क्या है, गामा है। सेकंड है अपना IgA, कौन सा है, प्रतिरक्षी का प्रकार कौन सा है, IgA। और इसकी जो संरचना वो कौन सी है, अल्फा, इसको O के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तीसरा अपना IgM, उसको किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, उसकी इस तरीके से दर्शाया जाता है इसको। अगला है अपना IgE, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइन्स बोलते हैं। और इसको किससे दर्शाया जाता है, इस प्रकार के संकेत से दर्शाया जाता है। अगला है अपना जो लास्ट है अपना IgD, इसको डेल्टा के द्वारा दर्शाया जाता है। इनकी तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं उसको किस, इन संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखते हैं कुछ इनमें जो प्रतिरक्षी हैं उनके कुछ कार्य हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए जो IgM एक पंचलक संरचना है, जो IgM अपनी वो क्या है, पंचलक संरचना है। बाकी सभी जो चारों बची हुई है वो क्या है, एकलक संरचनाएं है। क्या है, एकलक संरचनाएं है।
ये कौन सी है, एकमात्र पंचलक संरचना है और बाकी कौन सी अपनी एकलक संरचनाएं है। आईजीजी है जो अपनी आईजीजी है वो एक क्या है, प्रमुख सहवर्ती प्रतिरक्षी है। क्या है, प्रमुख सहवर्ती प्रतिरक्षी है और यह रक्त व अन्य द्रवों में उपस्थित रहती है। क्या, रक्त व अन्य द्रवों में उपस्थित रहती है तथा यह एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो अपनी कौन सी आईजीजी एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो क्या कर सकती है, जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में भी जा सकती है। क्या, प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में जा सकती है, एकमात्र ऐसी है जो शिशुओं में पाई जाती है। क्या, शिशुओं में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षी है वो कौन सी है, आईजीजी। ये क्या करती है, मां के शरीर से प्लेसेंटा में क्या कर सकती है, जा सकती है, बाकी कोई भी प्रतिरक्षी अंदर नहीं जा सकती। उसके बाद है अपना आईजीए। आईजीए क्या है, ये मां के दूध में पाई जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी। क्या है, मां के दूध में पाई जाने वाला क्या है, एकमात्र प्रतिरक्षी है। उसके बाद अपना आईजीई, जो अपना आईजीई है वो है, यह प्रतिरक्षी जो है एलर्जी क्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है। क्या करता है, एलर्जी क्रियाओं में भाग लेता है। उसके बाद है अपना आईजी का एक कार्य और है, यह क्या है, यह क्या है, प्रतिरक्षी काल्पनिक रूप से बेसोफिल मांस कोशिकाओं से क्रिया करता है। क्या, बेसोफिल मांस कोशिकाएं होती हैं उनसे क्रिया करता है। तो ये बात होती है उनके प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रक्त और रक्त समूहों के बारे में। तो क्या करेंगे, आप लोग इनको बार बार रिवाइज करते जाएंगे और जितना बार बार रिवाइज करोगे आपको उतने क्या हो जाएगा, अपने माइंड में उतने जल्दी क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। अपने बुक से पढ़िए, नोट्स दिए जा रहे हैं उनसे पढ़िए, जिससे आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा।